So we begin the next chapter, that is sound waves. So in this chapter there are two interesting things, two difficult things. तो एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले डिफ़िकल्ट चीज़ लेना चाहूँगा. इस पे सवाल तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ जेईई प्रिपरेशन कि सवाल जेईई की कोचिंग में किस पे ज़्यादा दिखते हैं, वो चीज़ ज़्यादा पढ़ लो. दैट इज़ नॉट माई स्टाइल, दैट इज़ नॉट IIT जेईई स्टाइल. सो जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो ज़्यादा काम की चीज़ है, पहले उस पर बात करेंगे. एंड दैट इज़ कि दो बातें यहाँ पर है. पहली बात, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, राइट. इट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी उसी के पैरेलल हो रहा है. दूसरी चीज, ऑलराइट, ये 3D में ही डिस्कस की जा सकती है. इट्स अ 3D फिनोमेना. ओके, जैसे वेव अलोंग ए स्ट्रिंग तो नेचुरली 1D फिनोमेना था कि एक डायरेक्शन में वेव चल रही है. साउंड में हम लोग इस तरह की पढ़ाई करें कि एक लाइन के अलोंग वेव चल रही है, तो दैट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट, सो इसको हमें शुरू से ही एक 3D फिनोमेना की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इस बारे से हम शुरू करेंगे. बट आई लाइक टू बिगिन विद अ क्वेश्चन. ओके, आ रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे, वो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा. बट लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन फर्स्ट. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज दिस. कि मान लीजिए, ऑलराइट, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. ठीक है, और एक डिस्टरबेंस एक्स के अलोंग चल रहा है. राइट, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टरबेंस चल रहा है, जिसका फंक्शन इज, लेट्स से, psi x comma t is a sin omega t minus kx. एक ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस. राइट, अलोंग एक्स एक्सिस एक ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है. सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम मीडियम भी है. राइट, बट अलोंग y इज इक्वल टू b चल रहा है. कहने का मतलब, पहला डिस्टर्बेंस इधर चल रहा था, ये वाला डिस्टर्बेंस जो है, जो मैं नया लिखा है, ये इस लाइन के अलोंग चल रहा है, लेकिन सेम ओमेगा सेम फ्रीक्वेंसी. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? व्हाट वुड बी psi x comma t for a disturbance traveling along y is equal to b. पॉज करें वीडियो को, आराम से सोच समझ के आंसर लिखें और फिर आगे बढ़े. कंटिन्यू मत करिएगा वीडियो को,
जब तक खुद के हाथ से सोच समझ के आंसर ना लिख ले. सो प्लीज यू नीड टू पॉज इट. सो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो आंसर दिया होगा वो होगा सिग्मा x, t is equal to b plus a sin omega t minus kx, which is wrong. Why is this answer wrong? This is wrong because हो सकता है ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये कुछ और ही हो. इट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर डैमेज बी कैसे जोड़ोगे? वो हो सकता है वोल्ट पर मीटर हो, ये तो मीटर में है. नॉट ओनली दैट, देयर इज अ डीपर रीजन. पहले मैं सही आंसर बताता हूँ. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सेम, एवरीथिंग सेम, इवन व्हेन इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. आप बोले अच्छा सर ट्रांसवर्स वेव हो तब तो ये होगा ना? नहीं, ट्रांसवर्स वेव होगी तब भी ये नहीं होगा. इवन इफ इट इज ट्रांसवर्स वेव द इक्वेशन विल स्टिल बी द सेम वन जो एक्स एक्सिस के अलोंग वाली थी. क्यों? क्योंकि प्लीज रिमेंबर this psi never ever represents absolute value. Psi represents disturbance from mean position. Disturbance from mean position. ये डिस्टर्बेंस बताता है. मीन पोजीशन से या मीन वैल्यू से साई कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बताता है. साई इज नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू. Psi is never absolute value. It is disturbance from mean position. Pay attention to this. कहने का मतलब यदि ये ट्रांसवर्स वेव भी थी, ओके, even if it was a transverse wave जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो ये साई या ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन था. यदि सेम डिस्टर्बेंस यहाँ चल रहा है तो ये साई या इसको हम वाई कह दे. यदि हम इसको y इज इक्वल टू भी लिखना चाहें तो भी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स में जो y आ रहा है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट y कोऑर्डिनेट. इट रिप्रेजेंट्स कि वेव की वजह से कितना y में चेंज आया. इसलिए यदि ट्रांसवर्स वेव होगी तो भी जो हम इस इक्वेशन से लिखेंगे y वो एब्सोल्यूट y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसलिए उसमें b नहीं जोड़ेगा. वो बताएगा कि भाई जो जहां पर भी रहता था बिकॉज ऑफ वेव y में कितना ऊपर गया. यदि ये ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव नहीं है, कोई और वेव है, तब तो b जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता. सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नहीं हो तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल रेलेवेंट स्क्रीनशॉट खींच के जिस तरह से आप लोग डाउट पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा. नाउ कमिंग टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव.
Now having said that, it's a longitudinal wave. इसका मतलब यदि वेव इस दिशा में चल रही है, ऑलराइट, तो जो पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है वो भी इस दिशा के अलॉन्ग ही हो रहा है. अगेन ये जो डिस्टर्बेंस है ये अपने मीन पोजीशन से कर रहे हैं, ना कि ओरिजिन से. ऑलराइट, तो यदि मैं गलती से ट्रांसवर्स वेव से इंस्पायर होकर, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन यदि ऐसी होती थी, तो मैं उससे इंस्पायर होकर यदि ये लिखना चाहूँ तो एक तो बड़ा नॉनसेंस लगेगा. क्या लिखना चाहूँ? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो यहाँ दो दो एक्स आ रहे हैं, तो ये कोई मीनिंग नहीं निकलता. तो इसलिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, जहां पे s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग x फ्रॉम मीन पोजीशन. जैसे कि यदि कोई मुझसे पूछ ले कि बताइए जो पार्टिकल का मीन पोजीशन x1 था, जिस पार्टिकल का मीन पोजीशन x1 था, ऑलराइट, वो इस समय कहां मिलेगा, तो मेरा आंसर कुछ ऐसे होगा. कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विच यूज्ड टू बी लाइंग एट x1, ऑलराइट, ये उसका परमानेंट एड्रेस है. परमानेंट एड्रेस मतलब वो जहां रहता है, राइट, ये नहीं कि जिन दो जगहों के बीच में घूमता है. तो वो उसमें x1 तो होगा ही सही, प्लस एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1. जो पार्टिकल x1 पे रहता है वो किसी भी समय पे कहां मिलेगा? x1 प्लस एस, इस दूरी पर मिलेगा. गॉट इट? मतलब कि ये उसका मीन पोजीशन है. किसी समय ढूंढने गए तो उस समय मीन पोजीशन से वो कितना आगे या पीछे वो ये इक्वेशन बताएगी. आप पुट कर दीजिए तो उसका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट बन जाएगा. ठीक है कि नहीं? ऑलराइट, तो ये तो ट्रांसवर्स के लिए जब ये लिखते हैं तो उसमें भी लिखना चाहिए, बट यहाँ पे होता है क्या, ठीक है, मीन पोजीशन से इतना वाई में ऊपर क्या होगा. नहीं तो वहाँ पे भी यदि आपको किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जाना है तो उसका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या था ये सोचना चाहिए. सो दैट इज अबाउट दी लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग ऐसे लिखते हैं. कहानी चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ खत्म कर सकता हूँ और यहाँ तक लोगों को ठीक ठाक समझ में आ भी जाएगा. लेकिन फिर फ़ायदा क्या होगा? आप हमसे पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, हमसे पढ़ रहे हैं तो जो हाईएस्ट लेवल का होगा पूरे देश में, ऑलराइट, वो हम डिलीवर ना करें आपको सिर्फ इस डर से कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा. जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे और मेहनत करेंगे वो भी क्यों गिव अप मारेंगे. वो एक की बार ही 2 बार सुन लेंगे लेक्चर, 3 बार सुन लेंगे, ज़्यादा बार लिख लेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा. बट कोशिश यही रहेगी कि जो जेई में जिस लेवल तक का आ सकता है वो हर चीज़ में डिलीवर करो. तो हियर वी गो. Now this is what we have, right? And let's say we have equation wave, जैसा अपन ने पिछली बार बात करी थी, ऑलराइट, जो कि x एक्सिस के पैरेलल चल रही है. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने थोड़ा चेंज किया. x एक्सिस के पैरेलल चल रही है. तो यदि x एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो मैं उसकी इक्वेशन साइनसोइडल वेव ले रहा हूं मैं सिंपलिसिटी के लिए, नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं. ये लिखा. नाउ दिस इक्वेशन
ऑलराइट, कौन सी एक्सिस की वाली वेव रिप्रेजेंट करती है? डज इट रिप्रेजेंट ओनली वेव along x axis, or it does represent this wave also, or this wave also, or this wave also, or does it represent all the waves which are parallel to x axis? तो मजेदार बात यह है कि हमको 3D की तैयारी चल रही है. कैसे? क्योंकि जो वेव्स x एक्सिस के पैरेलल चल रही होंगी, ये इक्वेशन उन सारी वेव्स को रिप्रेजेंट करता है. This represents all the waves parallel to x-axis. All, not just one. All the waves parallel to x-axis are represented by this equation. सोचिएगा इस बारे में. This equation is not of a wave. It is equation of waves. Now, let's say we have a point here, x1 comma y1, and we have another point here, x2 comma y2. ऑलराइट, और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, राइट? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू waves? This is the question I'm asking. तो it should be easy enough for you to think कि फेज डिफरेंस इस वाले डिस्टेंस की वजह से है. क्योंकि इनफैक्ट आप यहां देखिए, यदि सब वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स x1 पे लाई कर रहे हैं, x1 पे एक्चुअली इस लाइन के सारे पार्टिकल लाई कर रहे हैं. इनफैक्ट लाइन भी थोड़ा गलत बोल रहा हूं, 3D में चले जाएं तो इस प्लेन पे मौजूद सारे पार्टिकल आर इन सेम फेज, राइट? जितने भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट में x1 आता है वो सबका फेज सेम है. क्योंकि फेज में चेंज का कारण तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस होगा. तो यदि डेल्टा फाई अपन इन दोनों पार्टिकल के बीच में लिखना चाहे तो दैट डेल्टा फाई वुड बी इक्वल टू के x2 माइनस x1. x2 वाला फेज में इतना पीछे होगा x1 से, यही आएगा, राइट? इसको अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, k तो अपना था ही से ओमेगा बाय सी, ऑलराइट? और x2 माइनस x1 को थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना हो तो r2 वेक्टर डॉट सी कैप. x2 क्या है? पोजीशन वेक्टर का वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. दिस वुड गिव यू x2 और ये बन जाएगा r1 डॉट सी कैप. इनफैक्ट हम देखते हैं कि the one that is causing phase difference is only the component which is along the x-axis या wave velocity. Hence, पढ़े लिखे लोग प्लेन वेव की इक्वेशन, ये प्लेन वेव क्या आ गई अभी बताऊंगा मैं, ऐसे लिखना पसंद करते हैं. जहां पर k वेक्टर क्या है? k वेक्टर इज वेव नंबर, राइट, which is omega by c into c cap. लिख लें आराम से इसको, सोच लें 1 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, पॉज करके दोबारा सुन ले चाहें तो, राइट? फिर हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे.
नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो ये इक्वेशन आई है, ऑलराइट, विच बेसिकली टेल्स अस व्हाट, कि भाई देखो कि मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है ओरिजिन, ऑलराइट, 0,0,0 और वेव चल रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो आर वेक्टर पे प्लेस्ड कोई पार्टिकल, आर वेक्टर पे प्लेस्ड कोई पार्टिकल ओरिजिन से जो फेज में पीछे होगा, उसका कारण इसके क्या y कोऑर्डिनेट होगा, क्या z कोऑर्डिनेट होगा, या सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा? सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए k डॉट r। और यहां पर अपन ने क्या किया है, अरे मैं यहाँ सी कैप लिखना भूल गया था, आई एम सॉरी, बोला तो था शायद पर लिखना भूल गया था। सो के वेक्टर सी कैप, आई कैप इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग जनरल वेव लिख सके। जनरल कैसे? जनरल ऐसे कि मान लीजिए आई गेट अ सिचुएशन लाइक दिस, जिसमें वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, neither along x neither along y। और यहां मुझसे कोई बोले कि जी बताइए इन दोनों पार्टिकल्स में कितना फेज डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस वुड बी बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस ना। इट इज नथिंग टू डू विद ये ऐसे कितने सेपरेटेड है या परपेंडिकुलर में कितने सेपरेटेड है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई हमने बिल्कुल जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख दी है। मैं यहां दोबारा रिपीट कर देता हूं कि साई आर कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए प्लेन वेव की इक्वेशन। और इसमें और जनरलाइज करना है तो प्लस फाइव ऐड कर दीजिए, हो सकता है ओरिजिन का इनिशियल फेज कुछ हो तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ वेव विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेन वेव। प्लेन वेव क्या नाम आ गया, ऑलराइट। और क्या और तरह की भी वेव्स होती हैं क्या, ऑलराइट। तो इसके लिए मुझे एक सबसे पहले टेक्निकल टर्म की जरूरत पड़ेगी विच इज वेव फ्रंट, राइट। नाउ व्हाट डज वेव फ्रंट मीन्स? वेव फ्रंट मीन्स surface on which all particles are in same phase. All particles are in same phase. Now it is obvious that यदि वेव ऐसे जा रही है तो जितने भी पार्टिकल इस लाइन, चूंकि 2D इसलिए लाइन दिख रहा है, 3D तो क्या दिखता, प्लेन दिखता। इस प्लेन वाले सारे पार्टिकल, ऐसे प्लेन वाले सारे पार्टिकल एक ही फेज में होंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन वेव, क्योंकि इसका वेव फ्रंट इज प्लेनर। कैसा वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव का? प्लेनर, प्लेन। और भी टाइप के वेव फ्रंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, आप खुद ही तुक्का मार सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट सोर्स है या एक स्फेरिकली आइसोट्रॉपिक सोर्स है जो हर डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पे कैसी वेव बनेगी?
स्फेरिकल वेव बनेगी। क्यों बनेगी स्फेरिकल वेव? क्योंकि इस स्फीयर पे लाइंग सारे पार्टिकल्स वुड बी इन सेम फेज। ऐसे वी कैन हैव सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, राइट? जैसे ये पेन है, हर डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आइसोट्रॉपिकली, राइट? तो यहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा दैट वुड बी सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये वैसे एक बार और आएंगे तो घबराइएगा मत, कम समझ में आया हो तो, राइट? तो हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो दो बातें हमने कही थी, जरा वापस चलते हैं उन पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन लिखना हमने सिखा दिया है कि एस करके लिखा करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि एस वुड रिप्रेजेंट डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन अलोंग एक्स। इसकी तैयारी हो गई। 3D की भी तैयारी हो गई, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है, नई इक्वेशन कुछ नहीं आई, वही पुरानी इक्वेशन है, लेकिन दिस इक्वेशन इज गुड इनफ टू रिप्रेजेंट वेव्स ट्रैवलिंग इन 3 डायमेंशंस। तो इसकी भी तैयारी हमने कर ली है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था स्टैंडिंग वेव का, सॉरी साउंड का, कि ये कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? नेक्स्ट अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से प्रेशर के फंक्शन पे जाएंगे।